टॉपिक नहीं बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 10 चल रहा है हमारा। ठीक है, सबने लास्ट टाइम का नोट्स नहीं भेजा, क्योंकि करंटली आई एम फेसिंग सम इश्यूज विद दिस सॉफ्टवेयर, जिसके वजह से मैं इसका नोट्स बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने लास्ट टाइम बोला था बच्चों के स्क्रीनशॉट्स लो करके, क्योंकि ये वाले ऐप से ना अभी पीडीएफ नहीं बन रहा है। मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम विद मेरा पीसी और दी एप्लीकेशन, इसीलिए लास्ट टाइम मैंने सभी बच्चों को बोला था स्क्रीनशॉट्स लो और उसको कॉपी करके रख लेना। ठीक है, एनीवे अगर आपने लास्ट टाइम उसको कॉपी नहीं किया है या स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो आज लेक्चर खत्म होने के बाद सब एक साथ बैठ के ना पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब देखो फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर के बारे में डिस्कस करना। क्या होता है साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर? तो इसमें ना हम लोग मेटल के किसके लेंगे बताओ? मेटल के ना ऐसे डी शेप के दो स्ट्रक्चर्स लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग D1 बोलेंगे, इसे हम लोग D2 बोलेंगे। इन दोनों को निकालेंगे और हम लोग इसको पास करेंगे एसी बॉक्स से, एसी सर्किट से पास करेंगे, एकदम सॉर्टेड। और ये जो बीच में स्पेस है ना बेटा, ये देखो यहाँ पे जो खाली जगह ना, ये खाली जगह, ये देखो ये पूरा जो खाली स्पेस है, इस पूरे खाली स्पेस में ना हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को रख देंगे, जैसे फॉर आर केस प्रोटॉन। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को रख दिया। अब देखो एसी के कारण मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो लगा दिए, एसी के कारण मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो लगा दिए, बरोबर। मैं क्या करूंगा पता है? ऊपर और नीचे नॉर्थ और साउथ पोल लगाऊंगा। ठीक है, मतलब क्या, अगर ये मेरा डी है ना, इसको ऐसे में नॉर्थ साउथ का मैग्नेटिक फील्ड लगेगा फ्रंट और बैक में। ये फ्रंट है, ये बैक है। इलेक्ट्रिक का पॉजिटिव और नेगेटिव लगेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझा बच्चों? अगर मैं चेयर पे बैठा हूँ तो मेरे सामने पॉजिटिव है और पीछे जो है नेगेटिव है, मेरे ऊपर जो है वो नॉर्थ पोल है और नीचे जो है साउथ पोल है। ऐसा कुछ तो डेजिग्नेशन होता है। क्या सबको समझा? टाइप यस इफ यू हैव अंडरस्टूड। ये मान लो मेरा डी है, ठीक है, ये एक्स वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है। ठीक है, जेड एक्सिस में यहाँ पे होगा नॉर्थ पोल, यहाँ पे होगा साउथ पोल। वाई एक्सिस में होगा यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं। इस ऑब्जेक्ट पे दोनों परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं। उससे फायदा क्या होता है वो बताता हूँ। फायदा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। क्या करते हैं अपन, ये जो प्रोटॉन रखा है ना अपन ने, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, बरोबर। तो स्टार्टिंग में तो कुछ होगा नहीं। बाद में क्या करते हैं पता है? यहाँ पे हम लोग इसको पॉजिटिव से नेगेटिव बना देते हैं और इसको नेगेटिव से पॉजिटिव बना देते हैं। जैसे ही होगा ना, ये जो प्रोटॉन है उसको ये पॉजिटिव वाला धक्का देगा, ये अंदर चले जाएगा। ठीक है, और फिर वो ऐसा क्या करेगा? एक सर्कुलर टर्न में घूमना चालू करेगा। ऐसा वो सर्कल 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 मारता रहेगा। क्या लॉजिक समझ में आ सकता है? समझे कि नहीं समझे? लॉजिक क्या है कि यहाँ पे ये इसको ना ऑल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव किया जाता है। ये जो हमारे एसी सर्किट है ना बेटा, ये वाला जो एसी सर्किट है वो अभी पॉजिटिव है, बाद अभी नेगेटिव है, बरोबर। बाद में इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, डी। ओके, नहीं समझा क्या? पूरा ही चीज नहीं समझा किसी को? मैं पूरा ही समझाता हूँ आपको। सब बहुत बच्चे कंफ्यूज लग रहे हैं मेरे को। मेटल के किस चीज के? मेटल के ऐसे सी शेप के ना, ऐसे ये इसको सी नहीं बोलूंगा, इसको मैं डी शेप बोलूंगा। तो D1, डी शेप है इसलिए D1। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। और एक D2, और इनके बीच में ना गैप होगा। इनके बीच में क्या होगा बेटा? गैप होगा। बात समझ में? यहाँ पे होगा एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज पार्टिकल। मैं इस केस में ले रहा हूँ एक प्रोटॉन को। इस केस में मैं क्या ले रहा हूँ बेटा? एक प्रोटॉन ले रहा हूँ। बात समझ में आया? ठीक है, इसके बाद मैं इस D1 को लूंगा, इस D2 को लूंगा और इनको कनेक्ट करूंगा एसी सर्किट के साथ।
एसी सर्किट क्यों लिया जाता है? क्योंकि एसी सर्किट में एसी का करंट होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये है कि अभी अगर कोई एलिमेंट है जो पॉजिटिव है, वो बाद में नेगेटिव हो जाएगा। मतलब हर बार जब पॉजिटिव खत्म होगा ना, नेगेटिव एंट्री मारेगा ही मारेगा। मतलब क्या, कंटिन्यूसली अभी पॉजिटिव और अभी नेगेटिव है ना, थोड़े समय के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ समय के बाद फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आया? ऐसा कुछ चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। बात समझ में आया? पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना, ये चलता ही रहता है गाड़ी इसका। ठीक है। अब व्हाट हैपेंस, स्टार्टिंग में ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव था, तो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद व्हाट हैपेंस ना, ये हो जाता है नेगेटिव और ये हो जाता है पॉजिटिव। पॉजिटिव होते ही प्रोटॉन को धक्का देता है। ये पॉजिटिव प्रोटॉन को रिपेल करेगा, और नेगेटिव तो है वो उसको अट्रैक्ट करेगा ना, तो नेगेटिव वाला जाएगा अंदर, प्रोटॉन जो है वो अंदर जाएगा। फिर क्या होगा, फिर से पलटी मारेगा सब कुछ। अब क्या होगा पता है, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है। जैसे ये वाला पॉजिटिव हो गया ना बच्चों, ये इस प्रोटॉन को रिपेल करेगा और यहाँ पे ढकेल देगा। फिर ये जो सर्कल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, जब तक ये अंदर चार्ज पार्टिकल को बहुत सारी एनर्जी नहीं मिल जाती। क्या ये टॉपिक समझ में आया अभी सबको? लॉजिक क्या है, ये प्रोटॉन को अंदर घुमाना है। लॉजिक क्या है, इस प्रोटॉन को अंदर ऐसा सर्कुलर सर्कुलर पैटर्न में घुमाते रहना। ये रुकेगा कब, जब तक हमें इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को रोकना, मतलब गायब न करो। पोटेंशियल डिफरेंस गायब, फिर रुक जाएगा। जितना वो घूमता है उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होती है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा ना, mv इज इक्वल टू क्यू बी आर, घूमने से एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब एनर्जी। और यहाँ पे अगर मैं v की वैल्यू निकालू तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट नॉट 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड? इससे टाइम पीरियड निकाले तो 2 पाई आर बाय v नहीं आ जाएगा? हाँ या नहीं? और इसमें से अगर मैं v निकालने का सोचूं तो डोंट यू थिंक इट इज क्यू बी आर डिवाइडेड बाय m? सब्स्टिट्यूट कर दो v की जगह पे, आर आर कट, दिस इज टाइम पीरियड। हाँ, एसी में पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज होता है। अभी तक तुमने जो करंट पढ़ रहे थे ना बच्चों, वो डीसी था, उसमें पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, वो चेंज नहीं होता। बट एसी करंट में ना ऐसा ही होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पहले पॉजिटिव आएगा फिर बाद में उसे नेगेटिव में कन्वर्ट होना ही होना है। ऐसा है ही नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। अगर वो एसी है तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा ही जाएगा। क्या इतना सबको समझ में आया? सब कुछ ही समझा? हम कुछ प्रूव नहीं हो रहा, हमको सिर्फ टाइम पीरियड निकालना था इस कॉन्सेप्ट में। कुछ लोग बोलेंगे एनर्जी भी निकालो, तो एनर्जी निकालना है तो टाइम पीरियड को, सर फ्रीक्वेंसी निकालो, तो फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड को उल्टा कर दो बस। ये कैसे आया, ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। यहाँ पे देखो ऊपर, ये होता है जो तुम पिछले लेक्चर का पढ़ते नहीं होते। देखो यहाँ पे एम वी भी आ रहा आया था, ये वाला मैंने यूज किया यहाँ पे। प्रूफ कुछ नहीं करना बेटा इस कॉन्सेप्ट में। इस कॉन्सेप्ट में हमको बेसिक चीजें डराइव करके बतानी है खाली, और कुछ भी नहीं। अभी हम लोग मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से कंडीशन में क्या क्या मैग्नेटिक फोर्सेस आ सकते हैं करके। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन अ वायर कैरिंग करंट। टू सिंपल इट इज, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, देखो हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू आई टी होता है करके। Q इज इक्वल टू आई टी करंट इंटू टाइम होता है। ठीक है, और टाइम के वैल्यू नहीं पता, बहुत टाइम का वैल्यू नहीं पता होता है।
तो हमको ये पता होता है कि वेलोसिटी होता है लेंथ अपॉन टाइम, तो टेक्निकली टाइम होता है लेंथ अपॉन वेलोसिटी। पुट करने का इसमें टाइम की जगह पर लेंथ अपॉन वेलोसिटी, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब मेरे को फॉर्मूला ये पता याद है तुमको, मैंने मैग्नेटिक में सिखाया था Q इज इक्वल टू बी क्रॉस बी। क्या ये फॉर्मूला पता है, वी क्रॉस बी वाला? नहीं पता तभी ध्यान में रहे। Q की जगह पे मैं आई एल अपॉन वी पुट करूंगा, जो हमको इक्वेशन नंबर 1 में मिला है। ध्यान से देखो, वी क्रॉस बी। ठीक है, वी और वी जो है यहाँ पे कट हो गया, बट एक क्रॉस प्रोडक्ट है। ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है, वो क्रॉस प्रोडक्ट को हटाता हूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट को रिजोल्व करेंगे फिर काटेंगे। तो चल इसको क्या लिखो, वी भी साइन थीटा लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट था ना। अब वी और वी को काट सकता हूँ। सो नाउ व्हाट आई हैव इज बी आई एल साइन थीटा एंड दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। बस, अगर कोई डिटेल में चाहिए तो मेरा जो मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू है ना बच्चे लोग, दैट इज आई एल क्रॉस बी। बात समझ में आया क्या इतना सबको? तो जैसा फ्रीक्वेंसी एस एफ, यस बेटा एस एस फ्रीक्वेंसी, एग्जाम पे इस पे क्वेश्चन आएगा। हाँ ना, क्वेश्चन बोल सकते हैं डेराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ द साइक्लोट्रॉन। तो सर इस कॉन्सेप्ट में क्या प्रूव किया? हाँ ठीक है सर, बी क्या है? बी, बी जो होता है ना बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन। और ये बेसिकली क्या चीज है पता है? ये बताता है कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना ज्यादा स्ट्रांग है। इसका यूनिट होता है टेस्ला, टी टेस्ला, जिसका वैल्यू होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये होता है मैग्नेटिक इंडक्शन। अगर अब ये जो था ना बच्चा लोग, ये कैसा पता है, तो जस्ट सिंपल वायर। बट वहीं पे, अगर वहीं पे मैंने कोई आर्बिट्ररीली शेप्ड वायर लिया होता, कोई रैंडम सा शेप वायर। ठीक है, साइक्लोट्रॉन कहाँ यूज होता है? सच बताओ तो ज्यादा यूज नहीं है साइक्लोट्रॉन का, बहुत रेयरली इसको यूज किया जाता है, बहुत रेयर यूज है इसका। देखो, आर्बिट्ररी शेप वायर मतलब कोई ऐसा रैंडम सा वायर है जिसका एक छोटा सा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, एक छोटे से लेंथ के अनुसार। ये छोटा सा लेंथ का अपन डीएल लिखेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना रहेगा तो मैं निकालेगा एफ एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। ठीक है, एंड इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी आई इंटू डी एल क्रॉस बी। बस यही होता है, डी एल क्रॉस बी, ये होता है इसमें। हाँ, इसको रिजॉल्व करने का है तो मैं जो बोलूंगा, आई अलग से इंटीग्रेट कर लो डीएल को और उसको क्रॉस कर दो बीएल के साथ। कोई नहीं है, बस एल की जगह डीएल आ जाता है। वहां पे कैसा एल क्रॉस बी है, यहाँ पे डीएल क्रॉस बी है। और डीएल अगर आएगा तो इंटीग्रेशन तो बाई डिफॉल्ट आने ही होगा। क्या इतना सबको समझा? तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर। ये आर्बिट्ररली शेप्ड वायर का कॉन्सेप्ट सबको समझा है? देखो बेटा, सुमित, आर्बिट्ररी, हमने देखो यहाँ पे ना वायर का निकाला, क्या था? आई एल क्रॉस बी, बरोबर। अब मेरे को ना वही वायर का, बस कोई अभी वायर कैसा था पहले, सीधा सीधा सा वायर था। अब वायर ऐसा नहीं है, कोई भी शेप में टेढ़ा मेढ़ा करके रखा। शेप टेढ़ा मेढ़ा मतलब ऑब्वियसली उसका लेंथ का गारंटी नहीं। तो जो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा ना वो आई, एल की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ डी एल क्रॉस बी। लेकिन ये कभी तक वैलिड है पता है? जब तक छोटा फोर्स रहेगा, मतलब एक छोटे से लेंथ के लिए अगर मैं करूंगा ना तो ऐसा। तो क्योंकि मैं एक छोटे से लेंथ का नहीं कर रहा ना, मैं पूरे वायर का कर रहा हूँ, तो मेरे को उस वायर पे आई जो एल है ना, एल उस पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बस यही हमारा फॉर्मूला, मैंने इसी फॉर्मूला से निकाला है इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़े कि नहीं? बोल क्या आवाज?
टाइप करो। यस, वेरी गुड। दो चार बच्चे टाइप करे, ज्यादा बच्चे टाइप नहीं करे। कितने जन लेक्चर देख रहे, जरा 2 मिनट देखने तो मिलता। शाबाश। 80 बच्चे बैठे, जिसमें से 60 बच्चे लेक्चर सुन रहे, बाकी के सारे इधर उधर मुंह मार रहे, इधर उधर बताओ। 80 students sitting at once, but not everyone is listening. शाबाश शाबाश। ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे। अब अगला अलग। अभी ना हम लोग एक वायर का देखे ना बच्चा, अभी हम लोग वही मैग्नेटिक फोर्स निकाले, बट क्लोज सर्किट। एनीबॉडी टू गेस कि क्लोज सर्किट का मैग्नेटिक ये कैसा आएगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना का? एक क्लोज सर्किट का मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा? बोलो, गेसेस, एनी गेसेस? मैं तुमको आंसर देता हूँ, मैं तुम्हें बताना कि ये क्यों आया। एफ एम एस जीरो, मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो क्लोज सर्किट का। क्यों आया बताओ। अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा, ये मैं बता रहा हूँ। बट मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि क्यों आया। एनीबडी ट्राई, ट्राई प्लीज ट्राई। रॉन्ग आंसर इज परफेक्टली वेलकम। कोई तकलीफ नहीं, रॉन्ग आंसर नहीं। रॉन्ग आंसर दिया चलेगा, नहीं आंसर नहीं दोगे तो ज्यादा बुरा लगेगा। ओके, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी टू सी द रिस्पॉन्सेस। दोनों ही रिस्पॉन्सेस गलत है, बट फिर भी इट इज नाइस टू सी रिस्पॉन्सेस। फोर्स का फॉर्मूला है बेटा, बी आई एल क्रॉस बी, ये फॉर्मूला है। मैं बता रहा हूँ कि अगर क्लोज सर्किट है, तो एक क्लोज सर्किट के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो जीरो होता है। मेरे को उसका रीजन चाहिए। फॉर्मूला तुम्हारे सामने, एल क्रॉस बी इंटू आई, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू। अब मेरे को इसका आंसर जीरो कैसे आए, ये जानना चाहिए। और साइन थीटा का आंसर यहाँ पे जीरो नहीं है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में लेंथ होता है उसके परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड। जनरली थीटा जो होता है 90 डिग्री होता है, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री नहीं होता। हम्म, सोचो सोचो सोचो। थीटा, इसका आंसर जीरो आएगा। क्या आएगा? कौन से कंपोनेंट पे मेरे को भरोसा नहीं है, किस कंपोनेंट की वजह से ये आंसर जीरो आएगा। मैं इसमें भाई थीटा को हटा दे रहा हूँ, क्योंकि थीटा जनरली 90 होता है, तो थीटा को सोचना ही नहीं। बी, आई और एल, इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसके कारण आंसर जीरो आएगा? करंट इक्वल ही है हर जगह, तो करंट का वैल्यू तो जीरो नहीं आएगा। ठीक है, करंट का हट गया। ओके, एल और बी में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसका वैल्यू जीरो हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो नहीं हो सकता, तो बी भी हट गया। तो एक ही चीज है जिसका वैल्यू जीरो होता है, बट लेंथ का वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकता, जितना अपने स्कूल में पढ़ा है ना। द थिंग इज कि अगर मैंने क्लोज सर्किट लिया, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, क्लोज सर्किट में क्या होता है, जब वायर ए से स्टार्ट होता है ना, तो वापस से ए पे खत्म होता है। तो कुछ एक्स्ट्रा वायर वाला स्पेस नहीं, ये एक सर्किट वाला स्पेस है। तो ये फॉर्मूला में एल जो होता है ना वो जीरो होता है, तो ये क्लोज सर्किट है। हाँ, ये क्लोज सर्किट नहीं होता, और ऐसा कुछ अगर कनेक्शन होता था, ठीक है, ए बी सी डी, ऐसा कुछ अगर कनेक्शन होता था ना, तो मैं, सॉरी, ये जो लेंथ है ना, ए का लेंथ, इसको कंसिडर करता हूँ। बट क्योंकि ये क्लोज सर्किट है, इसलिए मैं उसको पूरा लेना पड़ेगा। बात समझे?
देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्लोज सर्किट दिया है। क्योंकि उन्होंने क्लोज सर्किट दिया है, उसका जो लेंथ होता है ना, क्लोज सर्किट में क्या होता है, तुमने पहले ही पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ए बी, बी सी, सी डी। ठीक है, अगर ऐसा होता तो क्या इसको मैं क्लोज सर्किट बोलता हूँ, क्या नहीं बोलता हूँ। क्लोज सर्किट कब बोला जाता है, जब डी ए के साथ कनेक्ट होगा, मतलब जब आखिरी पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट सेम रहेगा ना, तब हम लोग उसे क्लोज सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसे, क्लोज सर्किट बोलते हैं। बात समझ में? यहाँ पे आखिरी पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट सेम है, एक क्लोज सर्किट में आखिरी पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो सेम होता है। क्योंकि ऐसा है, इसलिए डीएल का जो इंटीग्रेशन है ना, उसका वैल्यू 0 गिना जाए क्लोज सर्किट के लिए। लेकिन अगर मेरा सर्किट ऐसा होता ए बी सी डी, तो डीएल का इंटीग्रेशन जो होता था ना, वो ए से बी, बी से सी से डी, इतना होता था। ये होता था इंटीग्रेशन डीएल। बात समझे नहीं समझे? हाँ, type है yes if you understood. शाबाश, गब्बर खुश हुआ। देखो, अब जो हम लोग देखने वाले हैं ना, दैट इज टॉर्क। अब ये इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूँ तुम लोग को, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नहीं समझा? देख, कौन सा पार्ट नहीं समझा मेरे को वो बताओ पहले। मतलब आई जस्ट मार्क आउट 1 2 3, 3 पार्ट है इसमें। मैं कौन सा पार्ट में कंफ्यूजन है वो बताओ, मैं वो क्लियर आउट करूँ। पुनीत जी, आई इक्वल एल इक्वल टू 0। ओके, तो एल इक्वल टू 0 में क्या सीन होता है ना बेटा, जब मैं एक वायर लेता हूँ ए बी, ठीक है, इसका जब मैं लेंथ की बात करता हूँ तो टेक्निकली हम लोग ये लेंथ गिनते हैं, क्योंकि करंट जो है वो इतने में फ्लो होता है, ए से बी जाता है, बरोबर। जब मैं बी टू सी लेता हूँ वायर, मतलब कैसा, ए से बी से सी, ऐसा वायर लिया, पूरा वायर लिया, तो करंट जो है वो ए से बी भी जाता है और बी से सी भी जाता है। ठीक है, ये पूरा वायर जाता है। तो जब मैं सी से डी लेता हूँ तो ये पूरा जाता है, बरोबर। यहाँ पे मैं इसका लेंथ और इसका लेंथ, ये सारा लेंथ काउंट करता हूँ। बट जैसे मैं सर्किट को क्लोज करता हूँ ना बेटा, मैं समझता हूँ कि सारा काम जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट ए पे ही आया। उसका जो टोटल लेंथ होता है ना ए से ए का, दैट इज 0। दैट इज 0। बात समझ में आया क्या? अगर एक क्लोज सर्किट होता है, जो मैंने बनाया है ना ये ए बी सी डी वाला, ये क्लोज सर्किट है। क्या बेटा, ये क्लोज सर्किट है। और क्लोज सर्किट का जो टोटल इफेक्टिव लेंथ होता है दैट इज ऑलवेज 0। समझे? शाबाश। तो और क्या एक्टिंग है ना, करंट, एक लूप है जिसमें से करंट पास हो रहा है और मेरे को उसके अंदर का टॉर्क कैलकुलेट करना करके दे। इट्स वेरी वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि मैंने देखा बहुत दफे बच्चे इसमें मिस्टेक करते, मतलब करते ही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं पता है, एक नॉर्थ पोल लेते हैं और यहाँ पे एक साउथ पोल लेते हैं। ठीक है, एक नॉर्थ पोल ले लिया मैंने यहाँ पे और एक मैंने साउथ पोल ले लिया, सिंपल एंड इजी। और यहाँ पे एक वायर जिसमें से करंट दौड़ रहा है। ठीक है, वायर जिसमें से करंट दौड़ रहा है। मैं इसका ना नाम भी दे दूंगा, ए बी सी डी। ठीक है, ये वायर है ए बी सी डी जिसमें से करंट दौड़ रहा है। मैं एक चीज तो क्लियरली बता सकता हूँ
कि देखो बच्चों, यहाँ पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल, मतलब मेरा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ ये है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो भैया नॉर्थ से साउथ ही चलता है ना, तो मैं इसको ऐसा लिखूं, मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ से साउथ का डायरेक्शन। हाँ, ये ऐसा आदर्श एंड पॉइंट को देखना जरूरी होता है। हाँ, ये समझ में आया सबको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। और सर करंट जो जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, देखो ध्यान से, मैं ए बी का बात कर, सिर्फ ए बी का बात कर, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, फोर्स किधर लगेगा? यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, हमने पढ़ा था ना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है। फोर्स जो आएगा इसमें आउटवर्ड्स नहीं आ रहा है, ध्यान से अपना फिंगर्स यूज करो, फिंगर्स यूज करो, ऐसा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के लिए फिंगर्स को यूज करो। एफ बी आई याद करो, हम को फोर्स लगाएंगे, बी को मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे और आई को करंट लगाएंगे। तो करंट अगर ऊपर के डायरेक्शन में है, दिख रहा है क्या मेरा हाथ? करंट अगर ऊपर वाले डायरेक्शन में है और मेरा मैग्नेटिक फील्ड है जो मेरा फर्स्ट फिंगर है वो राइट में है, मेरे राइट में जा रहा है, तुम्हारे लेफ्ट में दिखेगा शायद, तो फोर्स जो वो मेरे मुंह पे गिर रहा है, तो फोर्स का एक डायरेक्शन आया, फोर्स जो मुझे दिख रहा है वो इधर हो। अब सीडी ब्रांच सीडी की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है और करंट अभी नीचे की तरफ है, जिसके कारण फोर्स जो आएगा वो पीछे की तरफ जाएगा, मतलब सीडी जो है वो पीछे की तरफ जाएगा। हाँ, कोई बोलेगा ब्रांच बीसी और एडी के बारे में, तो मैं बोलूंगा ब्रांच बीसी में और ब्रांच एडी में जो मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, इसलिए उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। और मेजरली क्या, जो बीसी बनाएगा वो एडी कैंसिल कर देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, दो फोर्सेस है, ए बी के बाहर की तरफ आ रहा है, सीडी में अंदर की तरफ जा रहा है, और इसी के कारण एक टॉर्क का क्रिएशन होगा। तुम लोग बोलेगा टॉर्क क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ टॉर्क क्या होती है, क्या चीज होती है। टॉर्क मतलब क्या पता है, एक कोई भी लॉन्ग लेंथ का सब्सटेंस है, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगते हैं, एफ और एफ, अपोजिट डायरेक्शन में, और एंड्स पे लगेंगे। कहाँ पे लगेंगे? एंड्स पे, एक इस एंड पे लगेगा और एक इस एंड पे लगेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना बेटा, ये रोटेट करना स्टार्ट करता है। क्या करना स्टार्ट करता है बेटा? ये रोटेट करना स्टार्ट करता है। जब ये रोटेट करता है ना बच्चों, तब यहाँ पे क्रिएट होता है थोड़ा सा टॉर्क। क्या क्रिएट होता है बेटा? टॉर्क क्रिएट होता है। तुमने टॉर्क के बारे में रोटेशनल डायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा, सुना तो होगा, अगर याद नहीं होता एटलीस्ट सुना तो होगा सब लोग। यस 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 यस, बहुत सारा डालो, सिमिलर टू कंस्ट्रक्शन बहुत, हाँ एग्जैक्टली। फोर्स इनवर्ड भी है और आउटवर्ड भी है, और ये देखो ये वाला आउटवर्ड है, ये वाला इनवर्ड है, तो तुम्हारे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे ही डिपेंड। इतने में खत्म नहीं होता बच्चा, हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमारा काम नहीं खत्म होता, यहाँ पे हमको उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से क्या क्या यहाँ पे, एक मिनट है ना बच्चे, एक ही मिनट है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्सेस, आदर्श आपका आंसर जो बेटा वो मैग्नेटिक फोर्सेस। अब देखो, मैं अज्यूम करता हूँ कि इसको मैंने लिखा F1 और इसको लिखा मैंने F2। देखो BC और AD के फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं, तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को F1 और F2 निकालना है, ठीक है। मैं F1 की वैल्यू निकालूंगा, तो इट इज गोइंग टू बी B, करंट के लिए I, BIL साइन थीटा इज मेरा स्टैंडर्ड आंसर, बरोबर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा BIL, लेकिन यहाँ पे लेंथ तो दोनों कंसिडर होगा ना बेटा, ये वाला AB का भी लेंथ गिना जाएगा और CD का भी लेंथ गिना जाएगा, ठीक है। BIL1 L2 साइन थीटा, बट हाफ लूंगा मैं इनको। ये L1 L2 अपॉन 2 ये क्यों लिया? ये एवरेज लेंथ है जो पूरे वायर का होगा। वैसे ही F2 जो आएगा वो भी आएगा BIL1 L2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा। ये फिक्स्ड पैरामीटर्स है जिनके साथ आप लोग को बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना, ठीक है। टोटल फोर्स चाहिए तो दोनों का ऐड करेंगे तो आएगा BIL1 L2 साइन थीटा, ये टोटल फोर्स की वैल्यू आ गई। सबको समझ में आया? और अगर किसी ने पूछा कि मेरे को टॉर्क चाहिए, ठीक है, तो टॉर्क के लिए एक कैसा होता है पता है, जब टोटल टॉर्क आएगा ना, अभी ये पता है कि नहीं पता है,
जो फोर्स होता है वही चीज अगर मैं लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो टॉर्क बन जाती है। तो टेक्निकली ये टॉर्क 1 है और ये टॉर्क 2 है। ठीक है। तो व्हाट इज टोटल टॉर्क? एन टाइम्स ऑफ टॉर्क। अब ये देखो एक वायर है, अगर ऐसा बहुत सारा लूप लूंगा मैं, ऐसा बहुत सारा वायर्स लूंगा तो ये एन नंबर ऑफ लूप्स होगा ना, एन नंबर ऑफ टर्न्स आएगा। तो इस एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मैं नया वाला टॉर्क जो निकालूंगा दैट इज गोइंग टू बी एन टाउ, और एन टाउ इज बी आई L1 L2 साइन थीटा। दिस इज मेरा फाइनल टॉर्क। खत्म। एवरेज लेंथ नहीं लूंगा मैं, कैसे इसको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। एवरेज लेंथ मत बोलो उसको, एवरेज लेंथ ना कंफ्यूजिंग हो सकता है कभी भी, तो डोंट से दैट। लेट्स गो बाय द फॉर्मूला। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइज लेंथ। ठीक है। सो फोर्स क्या होता है? बी आई एल साइन थीटा। अगर मैं वायर ए बी का बात कर रहा हूँ तो उसका लेंथ L1 हो, डिवाइड बाय 2 क्यों? क्योंकि एक आधा साइड का वायर बरोबर, इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? L2। ये डिस्टेंस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये साइड का L1 लिया, ये साइड का L2 लिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस L2 हुआ, तो वहां पे आ गया मेरे पास बी आई L1 L2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब वही चीज अगर मैं सीडी की लिख रहा हूँ, सीडी का फोर्स इंटू सीडी का लेंथ, सीडी का फोर्स क्या आएगा? बी आई L2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L। मैंने टॉर्क का फॉर्मूला यूज किया, ऐसा समझो, और उसमें सब्स्टिट्यूट करो। एवरेज लेंथ का कॉन्सेप्ट यूज ही मत करो। एक लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दूसरा वाला नहीं लिख रहा हूँ, दूसरा वाला तुम लोग को इजी होगा कैलकुलेट करने के लिए। ज्यादा दिखेगा नहीं, ज्यादा कचरा रहेगा ना स्क्रीन पे तो भी समझेगा नहीं। हाँ ये भी कर सकते हैं कुछ बच्चे, ये भी करते हैं। L1 L2 की जगह पे एरिया होता है ना, दोनों लेंथ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसको ऐसा भी लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। तो ये भी याद रखने का, L1 L2 की जगह पे ए लिख सकते हैं। लेंथ तो लेना पड़ेगा, मेरा टॉर का फॉर्मूला है फोर्स इंटू लेंथ। क्योंकि वो आधा ही मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। वायर जो कंसिडर हो रहा है तो टोटल वायर है उसमें से आधे का ही गिना जाता है ना, इसलिए। N is the number of turns. मैं 2 मिनट के लिए अनम्यूट पे रखूंगा, अजान खत्म हो जाए फिर स्टार्ट करूँ। क्या ये बात सबको समझ में आया? चलो अभी हम लोग देखते हैं अबाउट समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द लेटर कैपिटल एम, यूजिंग द लेटर कैपिटल एम। ठीक है। क्या होता है मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? किसी को पता है वैसे क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? क्या इसका कोई फॉर्मूला है, क्या है?
इट्स नॉट अबाउट द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, बट लेट्स जस्ट अज्यूम कि मेरे पास यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ठीक है, एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, इसका पोल स्ट्रेंथ m है, इसका पोल स्ट्रेंथ माइनस है। इनके बीच का जो लेंथ है ना, उसको मैं 2l लिखता हूँ। What is small m? It is pole strength, the strength of the magnetic poles. ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला आता है दैट इज पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइज 2l, या फिर इसका एक और फॉर्मूला है दैट इज करंट इनटू एरिया। दो फॉर्मूला है इसके। ठीक है, ये तो दो चीजें हैं जो एकदम सॉर्टेड है, इसमें कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। इनफैक्ट किसी ने अगर पूछा कि टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है दैट इज एम बी साइन थीटा। ठीक है, व्हाट इट इज एम बी साइन थीटा, जिसमें इट इज एम क्रॉस बी। व्हाट इट इज एम क्रॉस बी। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो सबको याद होना ही चाहिए, बच्चे सबको याद होना चाहिए। यही टॉर्क अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो इसको लिखते हैं हम लोग पी ई साइन थीटा, या फिर इसको पी क्रॉस ई लिखा जाता है। ठीक है, इसमें P क्या है, M क्या है, B क्या है, E क्या है, ऐसे चार चीजें। P is called as electric dipole moment, M is called as magnetic dipole moment। मैं इनके फॉर्मूलाज भी दूंगा, डो नॉट वरी। जो मेरा P है ना बच्चा, उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, और मेरा M है ना मैग्नेटिक डाइपोल, दैट इज M इंटू 2L। B होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कितना स्ट्रॉन्ग है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। ये होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी वही है, मेरे को बताता है कि भैया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो तुमको पता होनी चाहिए सबको। और इससे निकलता है पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं तुमको, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके बाद ही वो आए। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों दैट इज माइनस पी डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे मेरे को ऑब्वियसली कॉस थीटा लेके आना पड़ता है, तो इट्स माइनस पी ई कॉस थीटा, दैट इज मेरा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर यही चीज मेरा मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट इज माइनस म्यू बी, म्यू डॉट बी, इट इज माइनस म्यू बी कॉस ऑफ थीटा। उसमें थीटा जो होता है बच्चों दैट इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई, और थीटा इज द एंगल बिटवीन म्यू एंड बी। ये चीज है। बात सबको समझा बच्चों? मैं इसको ऊपर ले रहा स्क्रीन में, सब जो भी कुछ है सब देखो अच्छे से, अच्छे से देखो। हाँ, तो सब कुछ अच्छे से फुल एकदम मस्त वाला देखना है, बिल्कुल मस्ती नहीं इसमें, एग्जाम में बहुत आता है।
म्यू, म्यू इज दिस, और मैंने यहाँ पे, अच्छा म्यू के बारे में नहीं ओह सॉरी सॉरी, म्यू इज, एक मिनट ना, म्यू के बारे में एक खास चीज बता देता हूँ। दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज म्यू। बहुत सारी जगहों पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी शायद ना म्यू के बारे में बताया उन्होंने, एम के बारे में नहीं बताया। तो म्यू कुछ नहीं है, ये एम ही है। ये मैं बताना भूल गया, थैंक्स, गुड पॉइंट रिमेम्बर्ड। क्या चीज सबको समझ में आया बच्चों? तो पोटेंशियल इंटेंसिटी में यू लिखा, पोटेंशियल एनर्जी में यू लिखा जाता है। म्यू उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को बोलते हैं। राम राम, थोड़ी देर के बाद अब लिखना शुरू करेंगे, पहले इतना सब देख लेने दो। चलो अब एक लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, इसको कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। फॉर्चुनेट चीज बताओ क्या, पहले इसका डेरिवेशन हुआ करता था बुक में, बट अभी जो नया टेक्स्ट बुक प्रिंट हुआ है ना, उसमें इसके डेरिवेशन पे फोकस नहीं है बिल्कुल, लाइक है ही नहीं तुम्हारे लिए, तुमको इसका डेरिवेशन। तो एक्चुअली वेरी गुड थिंग दैट हैज हैपेंड टू यू गाइस, तुमको उसका डेरिवेशन नहीं है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो तुमने पढ़ा है ना, बिल्कुल वैसा ही है थोड़ा बहुत। एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एक लूप ऑफ वायर जिसके अंदर से करंट ट्रैवल कर रही है, ऐसा ही सब कुछ है। ए बी सी डी सब कुछ वही है, कुछ भी खास अलग नहीं। तुमने वहां पे जो फॉर्मूला निकाला था ना, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा का, याद है? कुछ देर पहले तुमने ये फॉर्मूला निकाला, थोड़ा समय हुआ रहेगा, ठीक है? वैसे यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, बट यहाँ पे ना एक चीज का इंट्रोडक्शन होता है। यहाँ पे हम लोग थीटा को ले लेते हैं 90 डिग्री, तो मेरा टाउ बन जाता है एन आई ए बी, जिसको मैं बोलता हूँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मतलब ये वो टॉर्क होता है जिसके कारण ये पूरा जो रोटेट होता है ना, वो वाला काम चलता है। There's also something called as restoring torque. There's also something called as restoring torque. और इस रिस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग लिखते हैं टाउ आर, जिसका वैल्यू होता है के फाई, जिसमें फाई जो होता है ना, दैट इज नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस। मतलब अगर कभी तुमने देखा पर्दा है तुम्हारे घर पे, उसको गोल गोल घुमाते हो तो पर्दा गोल 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 घूमता है ना, इंटैंगल होता रहता है, बरोबर? ठीक है, तो खुलता है ना, तो नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन को अपन फाई लिखते हैं। तो अगर मुझे इक्विलिब्रियम चाहिए तो मेरे को इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को इस रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल लाना पड़ेगा, ठीक है? और फाइनली मेरा फाई का जो वैल्यू आएगा दैट इज एन ए बी अपॉन के,
into I, which clearly says that number of deflections is equal directly proportional to the amount of current. अगर ज्यादा करंट फ्लो होगा तो नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस बढ़ेगा. सबके बात समझ में आया? अरे हाँ नहीं बोलो, क्यों शर्मा रहे हो? Say yes, say no, whatever it is, say it at least. So I guess it is time for you people to copy. Yeah. चलो कॉपी करने का समय आ गया, छाप लो. फटाफट लिखो बच्चों, हर 3-4 मिनट में मैं स्लाइड जो है वो चेंज करता रहूंगा. हाँ बेटा, इट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. अभी एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो. हो गया, अभी एक लास्ट थोड़ा सा ही बचा है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, 5 तक गिनूंगा, स्क्रीनशॉट लेके खत्म करो. 1 2 2 3 4 5. 5. ठीक है. अच्छा, किसी को स्क्रीनशॉट पुराने लेने तो लोग ले सकते हो. ठीक है, पिछले लेक्चर के छे और आज के जो लेक्चर के सारे हैं वो सब मैं 1 2 3 4 5 में निपटाऊंगा. जिसको स्क्रीनशॉट जो पेंडिंग है वो सारा ले सकता है. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट स्लाइड जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया था. टेक द स्क्रीनशॉट. 1 2 3 4 5. नेक्स्ट स्लाइड. 1 2 3 4 5. नेक्स्ट स्लाइड ले रहे बच्चों. ऐसे 1 2 3 4 5 चलेगा. 1 2 3 रुक जाओ, अभी स्टार्ट करो. 1 2 3 4 5. हो गया. 5 भूल गई थी ना तो. 1 2 3 रुक 4 जा. अब ये स्लाइड का कॉपी स्क्रीनशॉट लो बच्चों. 1 2 3 4 5. 1 अभी जोर से 1 2 3 4 5. यस. अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी का लास्ट लेक्चर में से कुछ पेंडिंग है तो. बोलो. 1 2 3 4 5 6. 6 नहीं चाहिए, 5 तक. 5. अब आज के लेक्चर का सबसे पहला स्लाइड, किसी का पेंडिंग है तो कॉपी कर लो. कॉपी. मेरे जहाँ तक याद है शायद किसी बच्चे का पेंडिंग था, इसका कॉपी नहीं हुआ था. बोलो. 1 2 3 4 5. बस. अब ये वाला स्लाइड का भी दिखा दे रहा हूँ. किसी का कुछ पेंडिंग रहेगा तो छापो. 2 3 4 5. नेक्स्ट स्लाइड का भी देख लो. 1 2 3 4 5. समझ रहे हो? बोलो. 1 2 3 4 5. भूल गई थी क्या? अच्छी बोले. बोलो. 1 2 3 4 5. और जो लास्ट स्लाइड था वो ये है. 1 रुक जाओ. अभी बोलो. 1 2 3 4 5.
5। तो आई सपोज सबका कॉपी करके तो हो गया है, सबके पास स्क्रीनशॉट्स भी होगा। ठीक है, चलो बच्चों अगले लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग थोड़ा और पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। बाय बोलो फिर जाओ। दैट्स माय लेकिन मेरी भांजी है तो वो बहुत बड़बड़ करती रहती है। आज इसको मैंने 1 2 3 4 5 बोलने पे लगा दिया। अरे मैंने नहीं लगाया, उसने बोलना चालू किया तो मैंने बोला ठीक है तू ही बोल कर।